नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा की ऐसी डराने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे जिसका कनेक्शन बीजेपी ने पहलगाम हमले से जोड़ा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किए जाने का जिक्र है और ये भी लिखा है कि हिंदुओं के घरों में आग लगाने से पहले इलाके में पानी का कनेक्शन काटा गया जिससे लोग आग ना बुझा सकें। फिर आपको पाकिस्तान की वो बौखलाहट दिखाएंगे जिसके प्रायोजक हैं भारत के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर, जिन्होंने 2 दिन पहले पाकिस्तान को नर्क से भी बदतर बताया था। उनके शब्दों ने कैसे पाकिस्तान पर मिसाइल जैसा काम किया है, नोट कीजिएगा। फिर आपको फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मिलवाएंगे, जिनके नाम के आगे असल में फील्ड मार्शल लिखा जाना चाहिए था, लेकिन अब ये पद मिलने के बाद आसिम मुनीर ने कैसे अनलिमिटेड सत्ता पाने का प्लान बनाया है जिसकी जड़ में तख्ता पलट है, वो समझेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान के पोल खोलने वाले मिशन पर भी है, जिसे लेकर भारत के डेलीगेशन विदेश रवाना होने लगे हैं। इसमें पहला पड़ाव जापान और यूएई का है, लेकिन इस डेलीगेशन पर कांग्रेस ने कुछ नए सवाल उठाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली ऑपरेशन भी हुआ है जिसमें 30 नक्सली मारे गए हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज भी शामिल है। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी कामयाबी बताया। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि सरकार नक्सलवाद के अंत के लिए प्रतिबद्ध है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन भी सुनवाई हुई, जहां केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन ये इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है, केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था है। और आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बाउंसर शब्द का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के मन में भय, चिंता और आतंक पैदा करता है, जो किसी भी सभ्य व्यवस्था में अनुचित है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले उन पाकिस्तानियों की बात जिन पर ना तो इस बार भारत की ओर से कोई ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है, ना ही कोई ड्रोन चला है, लेकिन जख्म बहुत गहरे हुए हैं, बौखलाहट बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तानियों की इस बेचैनी के स्क्रिप्ट राइटर हैं मशहूर गीतकार, मंझे हुए लेखक और शायर जावेद अख्तर, जिनके बयान के एक एक शब्द ने पाकिस्तान के लोगों पर मिसाइल का काम किया है। वैसे तो जावेद अख्तर ने नर्क से बदतर पाकिस्तान वाला ये बयान कुछ दिन पहले दिया था, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में उठे दर्द भरे रुझान अब आना शुरू हुए हैं। जावेद अख्तर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान पर अपने शब्दों से राष्ट्रवादी सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब की बार भारत पाक के सैन्य तनाव के बीच जावेद अख्तर ने ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। जावेद अख्तर 2 दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने पाकिस्तान पर शब्दों की ऐसी मिसाइल चलाई जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा अगर उन्हें नर्क और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना हो तो वो नर्क को चुनेंगे। ये बात पाकिस्तानियों को कैसे चुभी है और उनका दर्द किस तरह सामने आया है, आपको वो दिखाएंगे। लेकिन पहले जावेद अख्तर का वो बयान सुनिए, फिर आगे की बात। अब जावेद अख्तर के इस बयान के करीब 48 घंटे के बाद पाकिस्तान की ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बौखलाहट और दर्द की मात्रा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के एजेंडाधारी पत्रकार हामिद मीर ने जावेद अख्तर के लिए गो टू हेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के एक्टर अदनान सिद्दीकी ने लिखा है कि एक शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है। और जावेद अख्तर के बयान से पाकिस्तान के एक और अभिनेता फैजल कुरैशी की तड़प भी सामने आई है, जिन्होंने लिखा कि असल में हमें आपकी जरूरत नहीं है, अल्लाह आपकी इच्छा पूरी करे। वैसे तो जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कहा था सच कहा था, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को सच कबूल करने की आदत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वो हार नहीं कबूल कर पा रहा। वैसे जावेद अख्तर अपने बयानों से पहले भी पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। फरवरी 2023 में वो फैज फेस्टिवल में लाहौर गए थे, जहां पाकिस्तानी कैमरे शिद्दत से उनकी तलाश में थे। उन्होंने सोचा था कि जावेद अख्तर कुछ ऐसा कहेंगे जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एजेंडे के तौर पर भारत के खिलाफ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जावेद अख्तर ने तब पाकिस्तान में बैठकर सबके सामने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि सब देखते रह गए। पाकिस्तान की वो शायराना धुलाई भी आपको जरूर देखनी चाहिए।
जावेद अख्तर के एक बयान ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है जिसे पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसी बेइज्जती की आदत है क्योंकि पाकिस्तान वो अजीब मुल्क है जो अपनी ही हार का जश्न मनाता है, जो युद्ध में पराजित हो चुके अपने जनरलों को भी प्रमोशन देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया है। मुनीर को अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। सोचिए, जो आर्मी चीफ भारत के हमलों से डरकर बंकर में छिप गया था, वो अब फील्ड मार्शल बन गया है। कायदे से तो आसिम मुनीर को बुज़दिली के लिए फील्ड मार्शल कहा जाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान की जनता का भी दुर्भाग्य है कि उनकी सरकार सत्ता बचाए रखने के लिए एक ऐसे जनरल को प्रमोट कर रही है जो तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। फील्ड मार्शल का जो पद पिछले 65 वर्षों में किसी को नहीं मिला, वो आखिर आसिम मुनीर को कैसे मिल गया? इससे पहले पाकिस्तान में जनरल अयूब खान को ही फील्ड मार्शल बनाया गया था। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे अयूब खान बनना चाहते हैं? क्या आसिम मुनीर भी अब अयूब खान की तरह ही सैन्य तानाशाह बन जाएंगे और शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर देंगे? पाकिस्तान में चर्चा है कि तख्ता पलट के इसी डर की वजह से शहबाज शरीफ मुनीर के सामने सरेंडर की मुद्रा में है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को सही मायने में पाकिस्तान की चिंता होती तो वो ऑपरेशन सिंदूर में हार के लिए आसिम मुनीर की क्लास लगाते, उनसे सवाल पूछते। लेकिन शहबाज ने मुनीर से उलझकर कुर्सी गंवाना उचित नहीं समझा और मुनीर का प्रमोशन कर दिया। ऐसी शर्मनाक हार के बाद मुनीर को आर्मी चीफ के पद से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन मुनीर को तो फील्ड मार्शल बना दिया गया। जिस आसिम मुनीर से शहबाज को नाराज होना चाहिए था, वही शहबाज अब मुनीर की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन शहबाज को अभी से ये समझ लेना चाहिए कि आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाकर उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं बचाई है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट वाली चर्चा बहुत तेज है। अब बस इसी तख्ता पलट के डर से शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की हर मांग मान रहे हैं, या यूं कहिए जैसे जैसे मुनीर कह रहे हैं शहबाज शरीफ ठीक वैसा वैसा कर रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर ने खुद ही खुद को प्रमोट कर लिया। आसिम मुनीर अब 5 स्टार जनरल हैं। वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान की सत्ता मुनीर ही चलाएंगे और जब भी उन्हें सही मौका मिलेगा वो शहबाज सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। वो सीधे तौर पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। सोशल मीडिया में इसको लेकर कई मीम वायरल हो रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी देश में सरकारें स्वतंत्र तौर पर यह फैसला लेती हैं कि किस सैन्य अधिकारी को प्रमोशन देना है, लेकिन पाकिस्तान में मुनीर ही सरकार चला रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद को प्रमोशन के काबिल बताते हुए खुद का प्रमोशन कर लिया और फिर खुद को ही धन्यवाद भी कह दिया। वैसे युद्ध के मैदान में पिटने के बाद पाकिस्तानी जनरलों के प्रमोशन और तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है। 1999 के करगिल युद्ध में जब पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया था। 2019 में भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी अपना कार्यकाल बढ़वा लिया था। तख्ता पलट वाले इन्हीं संकेतों से अब शहबाज ही नहीं पूरा पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अभी से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंसा की खबरें आ रही हैं, जहां हिंसक भीड़ ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर में आग लगा दी। इस हिंसा में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यहां लोग सिंधु नदी पर नहर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में पहले ही सेना के खिलाफ विद्रोह की आग है। इसके अलावा इमरान खान के समर्थक भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान समर्थकों का कहना यह है कि आसिम मुनीर ने ही सेना के दम पर शहबाज शरीफ को सत्ता में बिठाया है। अब शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के दबाव में है, इसीलिए पाकिस्तान में भी मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि कई लोगों की हत्या के आरोपी आसिम मुनीर को आखिर प्रमोशन क्यों दिया गया? क्या ये प्रमोशन तख्ता पलट का रास्ता आसान करने का एक तरीका है? अपनी ही आवाम की ये बातें शहबाज शरीफ को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, वरना आसिम मुनीर उनके साथ वही कर सकते हैं जो जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था।
वर्ष 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कई अधिकारियों की वरिष्ठता की अनदेखी कर जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। ठीक उसी तरह शहबाज शरीफ ने भी आसिम मुनीर को कई सैन्य अधिकारियों के विरोध के बाद भी आर्मी चीफ बनाया। जुल्फिकार अली भुट्टो को लगता था कि जनरल जियाउल हक उनके लिए हमेशा वफादार रहेंगे। ठीक ऐसा ही शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर को लेकर लगता है। आसिम मुनीर ने चुनाव में शहबाज शरीफ की मदद कर ये भरोसा दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन सच ये है कि आर्मी चीफ बनने के 1 साल के बाद ही जनरल जियाउल हक ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया। यहां तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई। अब शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर से कुछ ऐसा ही डर है। वैसे भी आसिम मुनीर और जियाउल हक में कई समानताएं हैं। जियाउल हक को उनके कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाता है, वहीं आसिम मुनीर भी कट्टरपंथियों वाली भाषा ही बोलते हैं। यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट देखने को मिले। वैसे भी पाकिस्तान के संदर्भ में सैन्य तख्ता पलट कोई अनोखी घटना नहीं मानी जाती। पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1954 में आपको दिखाते हैं, आइए पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट कब और किसकी सत्ता में हुआ था। तो देखिए 1954 में जो पहला तख्ता पलट हुआ तब प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन का तख्ता पलट किया था और जनरल गुलाम मोहम्मद ने यह तख्ता पलट किया था। ये पहली बार तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 1958 में तब प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून, उनका तख्ता पलट किया था जनरल अयूब खान ने और सत्ता संभाल ली थी तख्ता पलट करने के बाद। इसके बाद 1977 में तख्ता पलट हुआ, तब जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया और तब प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उनकी सरकार को सत्ता से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गए। अगले 1 दशक तक जनरल जियाउल हक ने ही पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आने दिया और इसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर खुद वो राष्ट्रपति बन गए थे, तख्ता पलट हुआ था। ऐसे में क्या अब अगला नंबर शहबाज शरीफ का है? साल 2025 में जो कुछ हुआ है उसके बाद क्या उनका नंबर है जाने का, और क्या अब आसिम मुनीर भी तख्ता पलट की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं? शहबाज शरीफ का खराब वक्त शुरू होने वाला है क्या? इसका आधार सिर्फ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ही नहीं है, बल्कि उन्हें अब मुस्लिम देशों में भी जलील होना पड़ रहा है। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक मीटिंग में गए थे, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहां जोर का झटका बहुत जोर से लगा, क्योंकि मुस्लिम देशों ने ही उनके एजेंडे को कुचल दिया। इसीलिए जो शहबाज दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों के अपने समर्थक में खड़ा होने का दावा हवाई दावा कर रहे थे, उसका पूरा सच आप भी जान लीजिए। 57 देशों के संगठन OIC में शहबाज भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने गए थे। शहबाज शरीफ का यह प्रस्ताव भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर था, लेकिन वहां पर 3 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को रोक दिया और इस वजह से OIC की संसदीय यूनियन की मीटिंग में इस प्रपोजल को गिरा दिया गया और साथ ही इसमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल शब्दों का विरोध भी किया गया। बड़ी बात यह है कि जिन 3 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ शहबाज के कश्मीर ड्रीम्स को चूर चूर कर दिया, उनमें एक ऐसा मुल्क भी है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इस देश का नाम है इंडोनेशिया, जो इसी मीटिंग का मेजबान भी था। इसके अलावा बहरीन और मिस्र ने भी मिलकर पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को रोक दिया, जो भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। और सत्ता में अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की, जिस पर पहलगाम वाली राजनीति हो रही है। जिस तरह पहलगाम में आतंकियों के टारगेट पर हिंदू थे, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अप्रैल में हुए दंगे में हिंदुओं को टारगेट किया गया था। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई नई रिपोर्ट पर हो रही राजनीति को आप भी समझिए। एक तरफ मुर्शिदाबाद की हिंसा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 का वो आतंकी अटैक है। बीजेपी का आरोप है मुर्शिदाबाद में भी दंगाइयों की मंशा पहलगाम के आतंकियों जैसी थी। TV9 भारतवर्ष के पास रिपोर्ट की एक कॉपी है, जिसमें 11 अप्रैल 2025 की पूरी कहानी बताई गई है। बार बार हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि हिंदुओं को टारगेट कर दंगाइयों ने हमला किया था। सियासी तौर पर बीजेपी ने इसकी तुलना पहलगाम से की है। ऐसे में हमने एक टेबल बनाया है जो ये बताता है कि बीजेपी ने कैसे दोनों घटनाओं को आमने सामने रखकर TMC को अपने निशाने पर ले लिया है। पहलगाम में क्या हुआ था वो आप जानते हैं। हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि दंगे के दौरान हिंदू घरों को टारगेट किया गया था।
पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। मुर्शिदाबाद में धर्म देखकर घर जलाए गए। हिंदुओं के घरों में मंदिर नष्ट किए गए। ऐसे आरोप बीजेपी भी लगा रही है और रिपोर्ट में भी कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने ऐसी जगह चुनी जहां मदद पहुंचने में देर लगे। वहीं मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदू घरों में पानी का कनेक्शन काट दिया था ताकि आग लगाने के बाद इसे बुझाया ना जा सके। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की आग में 113 घर प्रभावित हुए। इसमें ज्यादातर घर हिंदुओं के थे, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने पहले अटैक के बाद ये देखा कि हिंदुओं के कितने घर बचे हुए हैं। उसके बाद इन घरों को टारगेट किया। पहलगाम में पर्यटकों को आतंकियों ने धमकी दी थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने गांव वालों को धमकी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू पलायन को मजबूर हुए। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी। इसकी जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें से एक मानवाधिकार अधिकारी और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति थे। कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मुर्शिदाबाद हमलों में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता है, पुलिस की नाकामी है और हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया। ममता सरकार की पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। यह भी कहा गया है कि जानकारी मिलने पर भी पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम दिखी। हिंदू पीड़ित परिवारों के फोन पर भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। कानून व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि दंगाइयों के डर से महिलाएं घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हो गई। रिपोर्ट में सिर्फ बंगाल पुलिस पर ही सवाल नहीं उठाए गए हैं, बल्कि टीएमसी नेताओं की संलिप्तता का भी जिक्र किया गया है। ये बताया गया है कि टीएमसी के स्थानीय नेता प्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा में शामिल थे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हिंसा का नेतृत्व किया था। यह भी कहा गया है कि टीएमसी के स्थानीय पार्षद की मौजूदगी में हिंसा हुई। टीएमसी नेता के सामने ही हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने घर में रखे महिलाओं के सारे कपड़े जला दिए। हिंदुओं की दुकानों में घुसकर सारे जरूरी कागजात जला दिए गए। यह भी कहा गया है कि पहली बार हमले के बाद स्थानीय टीएमसी नेता इलाके में गए थे। ये देखा था कि कितने हिंदू परिवार हैं और कितनों के घर बचे हुए हैं। यह भी कहा गया है कि हिंदुओं के घरों की निशानदेही के बाद हमला किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति कैसी रही होगी और क्यों हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन कर रहे थे। क्यों हिंदू परिवार रातों रात घर, जमीन, दुकान सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में जा रहे थे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी का कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लेकर टीएमसी की सोच उजागर हो चुकी है। टीएमसी का नकाब उतर चुका है। वहीं टीएमसी के नेता बीजेपी पर यह कटाक्ष कर रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला नहीं रोक सके, अब मुर्शिदाबाद हिंसा पर बेवजह पहलगाम वाली राजनीति की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू घरों में पानी कनेक्शन काटा गया ताकि आग न बुझ सके। इस पर टीएमसी के नेताओं की यह दलील है कि बंगाल में सबको हमने ही पानी दिया, इसे बंद क्यों करेंगे। बीजेपी का कहना यह है कि ममता बनर्जी को बंगाल से माफी मांगनी चाहिए। वहीं टीएमसी का कहना यह है कि बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। का हमला रुक नहीं सके तो इस टाइम में ये अमित मालव को और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से एन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पांसिबल। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज का जो हिंसक घटना है, वहाँ पे राज्य का सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का विधायक और तृणमूल का नेता शामिल है। उसके अगुवाई में ये हिंसक घटना घटी है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है यहाँ पर शामिल था, ये लेकर नया राजनीति शुरू हो रहा है। 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हुई थी। दिन दहाड़े हिंदुओं को टारगेट किया गया। यह हिंसा 12 अप्रैल तक चली थी। इस दिन भी कई इलाकों में हिंदू परिवारों पर हमले किए गए थे। इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। अब तक इस मामले में 300 एफआईआर दर्ज हैं।
400 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन इलाकों में अब हिंदू कितने सुरक्षित हैं? इन इलाकों में वर्षों से रह रहे हिंदुओं का भय कैसे खत्म होगा? क्या ऐसी सरकार और ऐसी पुलिस पर वो भरोसा कर पाएंगे? और इन सवालों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल से अब दिल्ली की राजनीति पर शिफ्ट करते हैं, जहां सर्वदलीय डेलीगेशन पर शुरू हुई राजनीति में ब्रेक ही नहीं लग पा रहा है। कांग्रेस ने आज सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाते हुए 2 बड़े सवाल किए और कई तथ्यों से सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से 2 बड़े सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया को जानकारी देने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है। देश को जानकारी देने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्या यह संसद और लोकतंत्र का अपमान नहीं है? दूसरा सवाल वो ये है कि 11 वर्षों से विदेश नीति का डंका बजने की बात की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के वक्त हमारे साथ खुलकर कोई देश क्यों नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए। इन दोनों सवालों के जरिए सरकार को घेरने के साथ साथ जयराम रमेश ने इवेंट मैनेजमेंट का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में तब के पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था, आईएसआई को पठानकोट बेस का कैंप दिखाया, बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिले, लेकिन भारत को क्या मिला? सिर्फ इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने यह पूछा कि चीन के राष्ट्रपति को हमारे पीएम ने झूला झुलाया, लेकिन चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आया, आखिर क्यों? भूकंप के वक्त जिस तुर्की की हमने मदद की, उसने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ ड्रोन दिया, आखिर क्यों? पीएम ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, लेकिन उसी ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर मध्यस्थता की बात कही, आखिर क्यों? कुल मिलाकर कांग्रेस के हमले आज काफी नुकीले थे। वो बीजेपी को किसी स्तर पर छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे थे, फिर चाहे वो डेलीगेशन का मुद्दा हो या संसद के विशेष सत्र का। कांग्रेस तो ये तक आरोप लगा रही है कि डेलीगेशन को विदेश भेजना असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे, जबकि सर्वदलीय डेलीगेशन भारत की बात बताने के लिए जा रहा है। जो गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमलों को लेकर, चीन को लेकर, इससे ध्यान हटाने के लिए पहली तो जाति जनगणना कराएंगे, इस बीच घोषणा कर दी। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए की जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही। मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने को विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। मेरी शुभकामना है कि जो डेलीगेशन जा रहे हैं सफल हों, लेकिन कुछ सवालात तो उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि कांग्रेस में ही तोड़फोड़ करके डेलीगेशन बनाया, तो ये तो तोड़फोड़ डेलीगेशन है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, कैसे नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर, और किस तरह की दोहरी बात करता है, ये भी पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। और ये सांसदों का डेलीगेशन, ये देश का डेलीगेशन है, देश की बात को रखेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इस समय पर जब पूरा देश एकजुट है तो सवालिया निशान खड़े करना, मैं मानती हूँ, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो एक बना हुआ है देश में। इन राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के बीच 59 सांसदों की साथ टीम दुनिया के 33 देशों में भेजी जा रही है। ये सांसद पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन के लेटेस्ट वीडियो की, जिसमें पाकिस्तान के ध्वस्त ठिकाने देखे जा सकते हैं। बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तान की साजिशों को धुआं कर दिया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का लॉन्च पैड था।
जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता था, जहां से आतंकियों की मदद की जाती थी, जहां से आतंकियों को ऑपरेट करता था। लेकिन भारत के जवानों ने पाकिस्तान की मंशा को मिट्टी में मिला दिया। ये वीडियो बीएसएफ की ओर से आज ही जारी किया गया है। 9 मई को आईएसआई के लॉन्च पैड को तबाह किया गया था। हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।